हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सो कैसा रहा आप लोग का वीकेंड। आज संडे है तो मैंने सोचा चलो एक और वीडियो अपलोड करते हैं। और सबसे पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड लाइकिंग इट। रियली आई एम सो थैंकफुल टू माय ऑडियंस जो मुझे सुन रही हैं, जो मुझे देख रही हैं। सो मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। और आज आज मैं कुछ ऐसा डिस्कस करने वाला हूँ जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसे अपने वे में आप लोग के सामने रखूँ। और मैं कुछ इसमें कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो एक नॉर्मल या फिर लेमन को भी अंडरस्टैंडेबल हो। ओके। सो आज का टॉपिक है मेरा इंटरेस्ट रेट और इसका इम्पैक्ट ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक होल सब्जेक्ट ही है, या फिर यू कैन से एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इंटरेस्ट रेट के बारे में डिस्कस किया जाता है। लेकिन हाउ इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट ऑन योर मनी, वो मैं थोड़ा सा इसमें एलाबोरेट करूँगा। और आज चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ओके। सो इंटरेस्ट रेट, सो व्हाट इट इज़, व्हाट इट मीन्स। इंटरेस्ट रेट होता क्या है। अगर आप देखो, अगर आपके पास 1 रुपये है और 1 साल बाद वही 1 रुपये आपने कहीं इन्वेस्ट किया या किसी को दिया, और फिर वो 1 रुपये के बदले वो आपको 1 रुपये 10 पैसे देता है, तो दैट मीन्स कि आपने जो पैसे उनको दिया, उसका कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपने वो फोरगो किया। आप आपने 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 उस 1 रुपये कंजम्पशन प्रेजेंटली किया नहीं, और अपने उस 1 रुपये को किसी और को दे दिया, और वो उस 1 रुपये को अपने अपने काम में या फिर अपने लिए यूज़ कर रहा है वो, राइट। और उसके लिए वो आपको रिटर्न दे रहा है, ठीक है। उस रिटर्न को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, ठीक है। दैट मीन्स आपको उसने 10% का इंटरेस्ट रेट 1 साल के लिए दिया, क्योंकि आपने 1 साल के लिए उसे पैसा दिया था, ठीक है। दिस इज़ अ सिंपल कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होगे कि इंटरेस्ट रेट क्या करता है। इंटरेस्ट रेट किसी भी पेनी को, दैट मीन्स कि उस 1 रुपये को, या फिर आपके पास जो वैल्यू जो अभी प्रेजेंटली है, और अगर उस वैल्यू को आप लेंड करते हो, लाइक उस वैल्यू को आप लेंड करते हो, लेंडिंग मीन्स इन्वेस्टिंग। अगर उस रुपए को, उस वैल्यू को, उस मनी को अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट के बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा, वो रिटर्न आपका आपका क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू। ओके। आपके पास क्या है, आपके पास करेंटली मान लो ये 100 रुपये है, और आपने उसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया, किसी को लेंड कर दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, और आफ्टर 1 ईयर वो आपको 110 रुपये देता है, तो वो इस 100 रुपये का फ्यूचर वैल्यू है। तो ऐसा कौन सा डिस्काउंट रेट है, या फिर ऐसा कौन सा इंटरेस्ट रेट है जिसमें ये 100 रुपये जो आज की वैल्यू है, और ये जो कन्वर्ट होकर 110 रुपये होगी, वो किस रेट पे इक्वेट होगी। दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट इज अ रेट विच इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ मनी टू इट्स फ्यूचर वैल्यू। रिलेशनशिप ऑफ फिनेंशियल मार्केट आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल वर्ल्ड और फिनेंशियल मार्केट में रिलेशनशिप क्या होता है। बिकॉज फिनेंशियल मतलब पैसा, मतलब मनी, मतलब फंड्स। और अगर फंड्स को कोई इन्वेस्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, और उस फंड को कोई लेंड करता है तो उसे क्या बोलते हैं, और ऐसा क्यों चलता है, और ये किसके द्वारा होती है, मतलब इसका पर्पस क्या होता है। एज वी ऑल नो कि कुछ लोग, कुछ वर्ल्ड में कुछ लोग, कुछ एंटिटीज़ या फिर कुछ कंपनीज, पैसा पैसा उनके पास बहुत होता है, उनके पास फंड बहुत होते हैं, उनके पास आइडल फंड्स होते हैं, उनके पास कैश होता है, उनके पास सिक्योरिटीज़ होती हैं, बहुत ही आइडल पड़ी होती हैं, राइट। अब वो चाहते हैं कि सिंस ये आइडल है तो इसमें कुछ रिटर्न मिल जाए। जैसे आप भी चाहते हैं कि अगर आपके लॉकर में 1000 रुपीज़ पड़ी है, तो वो लॉकर में 1000 रुपीज़ अगर पड़ी है, तो वो तो कुछ वैल्यू तो दे नहीं रही आपको, तो आप कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, राइट। आइदर इट इज़ इन बैंक और म्यूचुअल फंड और समवेयर एल्स, ठीक है। तो वो 100 रुपये, जो 1000 रुपये आपने 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 जो आपने आपके पास जो 1000 रुपये या फिर कुछ मिलियंस आज के दिन पे आप उसको कहीं इन्वेस्ट करोगे, तो आप जो ये इन्वेस्ट करते हो इसको बोलते हैं लेंडिंग एक्टिविटी। आप किसी को लेंड कर, आप किसी को पैसा दे रहे हो, और सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला आपसे वो पैसा ले रहा है, सामने वाला आपसे वो फंड ले रहा है, और वो फंड लेकर अपने बिजनेस में या फिर जो भी उसकी इच्छा है
उसमें वो खर्च करेगा या फिर इन्वेस्ट करेगा। लाइक अगर अगर कोई बिजनेसमैन है तो हो सकता है आपसे वो फंड लेकर वो अपने बिजनेस में लगाए। और अगर मान लो कि कोई एक रिटेल रिटेल डिपॉजिटर है या फिर रिटेल कस्टमर ऑफ अ बैंक है, उसने बैंक से जाके लोन लिया, और बैंक से जाकर लोन लेकर उसने कार खरीद ली या फिर घर खरीद लिया, तो एक्चुअली उसके पास तो अभी फंड है नहीं, राइट। सो वो क्या करते हैं, तो वो लोग इंटरमीडियरी के थ्रू, दैट मीन्स लेंडर्स एंड बोरोवर्स इंटरमीडियरी के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे को फंड प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज़ अ फिनेंशियल वर्ल्ड रिलेशनशिप। ओके। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के कंपोनेंट्स अब मैं बताने वाला हूँ कि इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होता है इसका। और ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि इन दिस वर्ल्ड वी ऑल आर लेंडर्स, बिकॉज मैं बताता हूँ क्यों वी ऑल आर लेंडर्स। बिकॉज हम लोग बैंक में अपने अपने हार्ड एंड मनी को डिपॉजिट करते हैं, राइट। बैंक में अपने हार्ड एंड मनी को डिपॉजिट करते हैं, तो वो जो हम डिपॉजिट बैंक को कर रहे हैं, दिस इज़ द फंडिंग टू द बैंक। और बैंक उस फंड को यूज़ करके कि अपने जो बोरोवर्स हैं उनको पैसा दे रहा है, राइट। उनको लेंड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं वो बैंक, दैट मीन्स इंटरमीडियरी इंटरेस्ट रेट कमा रहा है जो उसने लेंड किया, और हमें इंटरेस्ट रेट दे रहा है, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट को अगर समझें तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के कॉम्पोनेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एज अ लेंडर आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस इंस्ट्रूमेंट में लेंड कर रहे हैं, दैट मीन्स किस किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जितना रिस्की इन्वेस्टमेंट होगा, जितना उसमें कुछ वॉलेटिलिटी होगी, उतना आप रिटर्न उस इन्वेस्टमेंट से उस इन्वेस्टमेंट से रिक्वायर्ड करेंगे। ओके, ठीक है। सो द सबसे पहला कंपोनेंट किसी भी इंटरेस्ट रेट का होता है रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। दैट मीन्स in the real world where there is no inflation, where there is no risk of losing money, ठीक है, उस केस में आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए, ठीक है, वो होता है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, ठीक है, रिस्क फ्री रियल इंटरेस्ट रेट। अब ये जो रिस्क फ्री रियल इंटरेस्ट रेट है, सिर्फ ये अगर आपको दिया जाए तो आपको लगता है कि आप खुश हो जाएंगे, हाँ आई एम हैप्पी कि ठीक है भाई, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट मेरे को मिल गया है। नहीं, बिकॉज अगर आप एक साल के लिए या 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो उस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड में इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, राइट। इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होने की वजह से आपको इन्फ्लेशन के लिए कॉम्पनसेशन चाहिए, राइट। तो दैट मीन्स आप प्रीमियम चार्ज करोगे अपने इन्फ्लेशन के लिए। ओके, अपने इन्फ्लेशन के लिए आप प्रीमियम चार्ज करोगे, अपने इन्फ्लेशन के लिए प्रीमियम चार्ज करोगे, राइट। उसके बाद तो अगर देखा जाए तो रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट में, ऐसा मतलब इट इज़ नॉट राइट, लेकिन जनरली सेविंग्स अकाउंट में ही रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट मिलता है। बिकॉज सेविंग अकाउंट में ना आपको रिस्क के लिए कोई प्रीमियम मिलता है, और ना ही आपको इन्फ्लेशन के लिए कोई प्रीमियम मिलता है। लेकिन अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो उस एफडी में इन्फ्लेशन एडेड होता है, राइट। उस एफडी में रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन ऐड होता है, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट रिस्क, दैट मीन्स आपने अपने लेंडर को पैसा दिया, उस लेंडर को पैसा देने के बाद, ठीक है, वो लेंडर उस पैसे को यूज़ करता है। अब वो लेंडर उस पैसे को वापस आपको दे पाता है या नहीं पाता है, दैट मीन्स आपको उसने जो पैसा बोरो किया उसको वापस कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर वो वापस कर पाता है देन इट इज़ गुड, अगर नहीं कर पाया तो आप कहीं ना कहीं इससे डरे रहते हैं। और जितना जितना डिफ़ॉल्ट रिस्क में आप इससे डरे रहेंगे, जितना आपको लगेगा नहीं नहीं इसमें डिफ़ॉल्ट ज़्यादा है, तो आप उसके लिए प्रीमियम भी चार्ज करेंगे। दैट मीन्स लेट एग्जांपल कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा देना और किसी कॉर्पोरेट को पैसा देना, इट्स अ डिफरेंट सिनारियो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका पैसा वहाँ पर सुरक्षित है, आपको पैसा वापस मिल जाएगा। बट किसी कॉर्पोरेट को पैसा देना, लाइक रिलायंस, रिलायंस को पैसा दे दिया आपने, आपको नहीं लगता यार, और रिलायंस को पैसा दिया, ऐसा नहीं लगता यार रिलायंस मेरे को पैसा दे पाएगा, तो कहीं ना कहीं आप एक प्रीमियम उनसे इंटरेस्ट चार्ज करोगे। अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 8% चार्ज कर रहे हो, तो रिलायंस कैपिटल से आप 10% चार्ज करोगे, राइट। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम, ये भी आपका ऐड हो जाएगा।
तो ये डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम जनरली कॉरपोरेट बॉन्ड्स में होता है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स। ओके, अब आया लिक्विडिटी प्रीमियम। लिक्विडिटी प्रीमियम मीन्स अगर मैं आपको बोलूं कि आपका पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो इट्स ओके, लेकिन आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा अरे यार लिक्विडिटी तो है नहीं। अगर इस इन्वेस्टमेंट में जो मैं पैसा लेंडर को प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें तो लिक्विडिटी है ही नहीं। तो जब लिक्विडिटी नहीं है, दैट मीन्स अगर लिक्विडिटी है नहीं तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करोगे। नहीं, लिक्विडिटी अगर आप इसमें नहीं है, मतलब मेरे को 15 साल तक वो पैसा वापस नहीं देगा, दैट मीन्स उसके लिए भी आपको एक अलग से एक प्रीमियम मिलता है रिस्क फ्री इंटरेस्ट में, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम। उसके बाद है मैच्योरिटी, दैट मीन्स आप मतलब एक बात बताओ, ऐसा कोई मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसकी मैच्योरिटी है 5 साल, दैट मीन्स वो इन्वेस्ट मतलब आपने जिसको पैसा दिया वो 5 साल में आपको वापस दे देगा। और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको आपने फंड किया है 15 साल के लिए, वो आपको 15 साल के बाद पैसा देगा। तो आप बोरोवर को, जो आपसे पैसा बोरो कर रहा है, उसे आप 5 साल के लिए पैसा देते हो। एक दूसरा बोरोवर बी, वो बोरोवर ए है, एक बोरोवर बी है, उसको आप 15 साल के लिए पैसा देते हो। ठीक है, इन दोनों से एग्रीमेंट होता है कि भाई बोरोवर ए 5 साल में पैसा आपको रिटर्न कर देगा, और बोरोवर बी जो है वो आपको 15 साल में आपका फंड आपने जो लेंड किया वो रिटर्न करेगा, राइट। सो इनमें से कौन सा ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है आपके लिए? ऑब्वियसली 15 साल वाला, बिकॉज 15 साल के बाद क्या होगा किसने देखा है, हो सकता है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, हो सकता है वो बैंकक्रप्ट हो जाए, आपको पैसा ना दे। लेकिन जो 5 साल वाला है इसमें पीरियड कम है, तो 5 साल में वो कहीं ना कहीं एक विजिबिलिटी दिखती है, एक फ्यूचर दिखता है, राइट। सो अगर आप देखो तो मैच्योरिटी प्रीमियम भी ऐड होती है रिक्वायर्ड डेट ऑफ रिटर्न में। और जो जो मैंने इस कंपोनेंट को इतना डिवाइड किया है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमेशा याद रखना, आप जिस भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो या जिस भी प्रोडक्ट में डिपॉजिट दे रहे हो या फिर अपने फंड को ब्लॉक कर रहे हो, आपको उसका नेचर समझना पड़ेगा कि उसके नेचर में क्या क्या है। उसके नेचर में देखो, सभी सभी इन्वेस्टमेंट में रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट तो रहता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके साथ वेदर दैट इंस्ट्रूमेंट और दैट इन्वेस्टमेंट विच यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन, वो आपको इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो आपको डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो आपको लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो आपको मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम दे रहा है या नहीं दे रहा है। और ये दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये डिपेंड भी करेगा नेचर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट में। अगर मान लो एफडी है, एफडी में डिफ़ॉल्ट होता नहीं है, एफडी में लिक्विडिटी चाहिए नहीं, एफडी में मैच्योरिटी चाहिए नहीं, ठीक है। तो आई थिंक कि एक एफडी आपको रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन प्रीमियम दे दे। बिकॉज देखो क्या होता है, लिक्विडिटी प्रीमियम क्यों नहीं होता है एफडी में? एफडी में लिक्विडिटी प्रीमियम इसलिए नहीं होता क्योंकि आप एफडी कभी भी ब्रेक कर सकते हो, कभी भी ब्रेक कर सकते हो। और मैच्योरिटी क्यों नहीं होता? क्योंकि मैच्योरिटी भी कभी भी ब्रेक कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एफडी में, ठीक है। तो एक्चुअली एफडी आपको सिर्फ रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम, सॉरी इन्फ्लेशन प्रीमियम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।